हेलो एवरीवन। अब तक हम लोग ने ज्योग्राफी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिया है। आज चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मेनली 3 मंडल है, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। ये तीनों मंडल के मिलने से जीवमंडल का निर्माण होता है। भूमंडल लिथोस्फेयर, जिस पे हम रहते हैं, एक सॉलिड भाग है। वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, जहाँ गैसों की आवरण है पृथ्वी के चारों ओर ना, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह। थर्ड है जलमंडल, हाइड्रोस्फेयर, जो कि जल का भाग है। समुद्र हो गया, महासागर हो गया, नदी हो गया, झील हो गया, ये सब जलमंडल के पार्ट्स हैं। ये तीनों मंडल जहाँ मिलते हैं वहाँ एक जीवमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है। स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं ना, जहाँ सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अब आते हैं, बारी बारी से पढ़ेंगे जीवमंडल। उससे पहले ये देख लेते हैं शब्दों की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा से लिया गया है। लिथास का अर्थ होता है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। ये तीनों को मिलने से इसका निर्माण होता है। ओके, चलिए। भूमंडल यानी लिथोस्फीयर, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टियों की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। मतलब हम लोग जहाँ पे रहते हैं, धरती पे रहते हैं ना, वो क्या है, पत्थर, मिट्टी, ये सब का बना होता है, जिसको लिथोस्फीयर यानी भूमंडल कहते हैं। ठीक है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहा जाता है और बड़े जलाशय को महासागरीय बेसिन कहा जाता है। तो मेनली महाद्वीपीय महासागरीय बेसिन दो प्रमुख क्या है, पृथ्वी की सतह है ना। आप देखिए, धरातल पर आइएगा, अगर धरातल से हटिएगा तो क्या, समुद्र में जाइएगा ना, महासागर, समुद्र, तो यही होगी ना, धरती और पानी। ठीक है। और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह एक समान होता है। मान के चलिए, समुद्री जल, जल का नीचे था समुद्र का नीचे का ज़मीन ऐसे रहेगा ऊपर का, बट जब इसमें पानी भर देंगे तो सब जगह इक्वल होगा ना। इस वजह से स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है ना। जब भी हम अर्थ से कहीं किसी चीज़ का हाइट नापते हैं तो समुद्र तल से ना। आप देखिएगा रेलवे स्टेशन के साइड में जो बोर्ड लगा हुआ रहता है, जो भी, तो वहाँ पर लिखा नीचे रहेगा समुद्र तल से इतना ऊंचाई है, इतना मीटर, इतना फीट। ठीक है। तो ये समुद्र तल से ही नापा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं सभी महासागर एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ठीक है। यह हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर ना, ऊपर आर्कटिक महासागर, और ये सब महाद्वीप है। जो महाद्वीप और महासागर एक दूसरे से कनेक्ट है ना। ठीक है। चलिए नीचे आगे देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से कितना ऊंचा है, 8,848 मीटर। ठीक है। और विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का है ना, मरियाना ट्रेंच, मरियाना गर्त ना, जिसकी गहराई कितना, 11,022 मीटर। सोचिए, हिमालय से भी ज़्यादा गहरा है। ये रहा, मान के चलिए, पृथ्वी का समतल पार्ट हो गया, और यहाँ पे हिमालय हो गया, और वहीं समुद्र का जो गहराई 11,000 इतना हो जाएगा ना, तो आराम से हिमालय इस मरियाना ट्रेंच में जा सकते हैं। आई मीन उसका जो हाइट है इससे कम है ना। तो पृथ्वी के जो है धरातल सभी जगह एक समान नहीं है ना, कभी हिमालय जैसा पहाड़ है तो मरियाना गर्त जैसा खाई है ना। अब आते हैं महाद्वीप। महाद्वीप से पहले पढ़ लेते ही था, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा ना 29 मई 1953 को क्या है, पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। हेनरी हेनरी और तेंजिंग, ये दोनों याद रखिएगा, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे दोनों। जापान की जुको तोबाई विश्व की पहली महिला थी, जिसने 16 मई को 1975 में एवरेस्ट पर कदम रखा। जापान की
जुको तोबाई पहली महिला विश्व की, पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। ये कब चढ़ी? 23 मई 1984 को। ठीक है, चलिए अब आते हैं महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। महाद्वीपीय मुख्य प्रकार क्या है? 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। कौन कौन? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं मैप के थ्रू। ये रहा आपका, मान के चलिए ये अर्थ है, तो यहाँ पे क्या 0 डिग्री है ना विषुवत रेखा। तो ये मेनली जो स्थल वाला पार्ट देखिए उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में कम है। ठीक है, यही बताया जा रहा है वहाँ पे। अब आते एशिया के बारे में पढ़ते। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। 1/3 क्षेत्रफल पूरा है। पृथ्वी पर जितने भी स्थल मंडल है उसका 1/3 भाग एशिया का है। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है ना। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो कि यूरोप से इसको अलग करती है। ठीक है, यूरोप और एशिया में मिलकर यूरेशिया का निर्माण करती है। यूराल पर्वत किसको यूरोप से अलग करती है? एशिया को ना। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जबकि यूरोप के पूरब में इसका पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं यूरोप। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है, जबकि कर्क रेखा एशिया से होकर गुजरती है ना। 3 तरफ से जल से घिरा है यूरोप, एक तरफ एशिया से। ठीक है, इस तरह से यूरोप हो गया, इधर यूराल पर्वत हो गया, इधर बाकी जल जल ना। ठीक है, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन? अफ्रीका। और अफ्रीका विश्वत वृत्त यानी 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप से लगभग मध्य से गुजरती है। ठीक है, मध्य और आधा अलग अलग हो गया ना, ये हो गया मध्य से और ये। ठीक है, और जो कि विश्वत रेखा के ऊपर जो है उत्तरी गोलार्ध में इसका ज़्यादा पार्ट पड़ता है, दक्षिणी गोलार्ध में कम पार्ट पड़ता है। और यहाँ तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, विश्वत रेखा और मकर रेखा। ठीक है, अभी पता ना ये अफ्रीका इस टाइप का है, जो यहाँ से ये हो गया, यहाँ से कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा। ठीक है, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में ही है। ठीक है, यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। अफ्रीका ना। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। ठीक है, उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका ना। दक्षिण अमेरिका अमेरिका के एक संकरीय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। और आपको मैप में ये अच्छा नीचे होगा, मैप में दिखा रहा हूँ, ये रहा स्थल संधि। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका ना, दोनों आपस में सटे हुए यहाँ पे पनामा स्थल संधि ना। अब स्थल संधि क्या है? तो स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भाग को एक दूसरे से जोड़ता है। मान के चलिए इतना बड़ा ज़मीन हो गया, इतना बड़ा ज़मीन का टुकड़ा हो गया, और ये पतला सा रास्ता एक दूसरे को जोड़ता है, तो ये क्या स्थल संधि कहलाता है ना। इसी के जस्ट अपोजिट अगर ये बड़ा जल वाला पार्ट होगा, ये भी जल का पार्ट होगा, और पतला से एक चैनल बना होगा जहाँ पे जल मतलब कनेक्ट होगा, तो उसको जल संधि बोलेंगे ना। क्या पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशियों जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है ना, जल संधि ना। उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा? तो ये उत्तरी में गया ना, क्योंकि यहाँ से बीच से गया ऐसे गया ना, ये उत्तरी हो गया और पश्चिमी गोलार्ध में हो गया। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। अटलांटिक इधर हो गया, प्रशांत इधर हो गया, ऊपर आर्कटिक हो गया ना। दक्षिण अमेरिका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इक्वेटर क्रॉस करती है यहीं से आसपास, और इधर दक्षिण में पड़ता है ना, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। यहाँ से एंडीज पर्वत श्रृंखला है विश्व के सबसे लंबी ना। अब विश्व की सबसे ऊंची बोला जाएगा तो माउंट एवरेस्ट, हिमालयन ना। सबसे बड़ी नदी अमेजन दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होती है, बहती है यहाँ से। ठीक है, तो सबसे बड़ी और लंबी में क्या अंतर है? तो देखिए
क्या होता है कि अगर लंबी की बात कहा जाए तो नील नदी हो जाएगी ना, और बड़ी की बात कहा जाए तो अमेजन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि नील नदी है जो लंबाई में है, ठीक है, अमेजन के पास पानी ज़्यादा है, ठीक है, इस वजह से ये बड़ी हो जाती है। नील के कंपैरिजन में अमेजन के पास पानी ज़्यादा है, यानी इसका डेप्थ ज़्यादा होगा, चौड़ाई ज़्यादा हो गया, इस वजह से इसका पानी ज़्यादा है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ना, चारों तरफ महासागरों तथा समुद्र से घिरा हुआ है। द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है किसे? ऑस्ट्रेलिया का। ठीक, ऑस्ट्रेलिया का। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है ना, जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य से होकर मध्य में स्थित है ना। मान के चलिए अंटार्कटिका है, तो यहाँ बीच में साउथ पोल है ना, इसी के आसपास, तो पूरा क्या है, ये महाद्वीप हो गया। ये मोटी बर्फ की से ढका हुआ ना, एक मोटा लेयर है बर्फ का जो कि इसको ढके हुए है। और यहाँ पे अस्थायी मानव का निवास नहीं है ना, यहाँ पे जो भी जाते हैं लोग केवल शोध कार्य के लिए जाते हैं। शोध केंद्र है यहाँ पे, भारत के भी दो शोध है, कौन सा, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ठीक है। जलमंडल, अब जलमंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है ना। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस ना। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, महान हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जल वाष्प सभी सम्मिलित है ना। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% जल क्या है, उससे अधिक क्या है, महासागरों में पाया जाता है, जिस कारण ये अधिक खारा है, मतलब ये पीने लायक नहीं है, सॉल्टी वाटर है ना। शेष जो जल बचा तो उसका बड़ा भाग क्या है, बर्फ के परतों में है ना, हिम नदियों में है, तथा भूमिगत जल के रूप में है। बर्फ वाला हिम नदियों वाला क्या हम लोग यूज नहीं कर पाते, यूज करते हैं भूमिगत जल ना। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो कि हम इसका यूज कर सकते हैं ना, मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं, क्योंकि समुद्र का पानी यूज नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली, उसको ट्रीटमेंट करके तब पी पाएंगे या उसको यूज कर पाएंगे। अब आते हैं महासागर। तो महासागर जलमंडल का प्रमुख भाग है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, क्यों? तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। अगर महासागरीय जल की गतियां पूछे कितने प्रकार के, 3 प्रकार की, कौन कौन? तरंगे हो गए, ज्वार भाटा हो गए तथा महासागरीय धाराएं हो गए। ठीक है। आकार के आधार पर बड़े से छोटे में क्या है, 5 महासागर का नाम देखिए। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, सबसे गहरा भी है। अटलांटिक महासागर ये इस आकार का है। हिंद महासागर ये एक ऐसा महासागर जो किसी देश के नाम पर पड़ा है। दक्षिणी महासागर ये इसका बहुत रहस्य, क्या बोला जाए, रोचक नाम है, क्योंकि इसका प्रशांत महासागर का साउथ पार्ट, अटलांटिक महासागर का साउथ पार्ट, हिंद महासागर का साउथ पार्ट को मिलाकर एक दक्षिणी महासागर बना दिया गया। आर्कटिक महासागर ये साउथ, सॉरी, नॉर्थ पोल की तरफ है। ठीक है। अब आते थोड़ी देर देख लेते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर बताया, 1/3 टोटल पृथ्वी का 1/3 भाग पर फैला हुआ है। मेरियाना ट्रेंच यानी मेरियाना गर्त अभी पढ़ा, सबसे गहरा है, 11,022 मीटर है ना गहरा, और ये लगभग वृत्ताकार शेप में है। ठीक है। अगर प्रशांत महासागर इस तरह है तो इसका पूर्व में क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका, और इधर दक्षिणी अमेरिका, पश्चिम में एशिया, और इधर ऑस्ट्रेलिया। अब आते हैं आगे। अटलांटिक महासागर ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, इस आकार का है, अभी बताया था मैंने कि इस आकार, इस टाइप का है। तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है, खुदरा ऐसी इस तरह से है ना, तो इस तरह हो गई ये रेखा दंतुरित। तो इससे क्या होता है ना कि जो भी एक प्राकृतिक पोता आश्रय बन जाता है, आराम से यहाँ पर कोई भी जहाज आके रह सकता है, छिप सकता है। ठीक है। बंदरगाह के लिए अच्छा हो जाता है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। कौन सा? अटलांटिक। क्यों? देखिए इस तरह से अटलांटिक इस आकार का है, इधर आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, इधर यूरोप हो गया, तो इस दोनों के बीच में हमेशा ट्रेड चलते रहता है, व्यापार होता रहता है, जिस कारण ये बहुत बिजी व्यस्त महासागर कहलाता है। ठीक है।
हिंद महासागर। एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है, ठीक है, यानी भारत ना। यह त्रिभुजाकार का है, इसका शेप कैसा है, त्रिभुजाकार का ना, इस तरह से हो जाता है ना। दक्षिणी महासागर, यह अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। कौन सा? दक्षिणी महासागर। अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। कौन सा? दक्षिणी महासागर। ओके। आर्कटिक महासागर, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। अभी बताया था ना, नॉर्थ पोल में ही है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है ना। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। बेरिंग जल संधि, एक मैप में देख लेते हैं बेरिंग जल संधि कहाँ पे। ये रहा आपका मैप, तो ये रहा, इधर अलास्का वाला पार्ट हो गया, ठीक है, और ये इधर ना, यहीं पे है ना, इधर ना बेरिंग जल संधि। अब आते हैं वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर क्या है? गैस की एक परत से घिरी हुई है ना, चारों ना, जिसे वायुमंडल कहा जाता है, एटमॉस्फेयर कहा जाता है ना। यह एक महत्वपूर्ण और अटूट भाग है किसका? पृथ्वी का, ठीक है। वायु क्या हमें ऐसी प्रदान करती है, हम लोग क्या सांस लेते हैं ना। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाते हैं, जैसे ओजोन लेयर, हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। कितना? 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक ना। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। कौन सा? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। एक बार इस फिगर के माध्यम से पढ़ते हैं। ये रहा पृथ्वी का तल। सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। वायुमंडल में मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है। क्यों? क्योंकि 78% आपका हो गया नाइट्रोजन और हो गया 21% ऑक्सीजन। अब बाकी बच गया कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन वगैरह, ठीक है, 1% में आ गए। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है, ठीक है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए ना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई उष्मा को अवशोषित करती है, कार्बन डाइऑक्साइड ना, और टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों के लिए भी जरूरी है। पौधों की वृद्धि के लिए क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं तो क्या है, प्रकाश संश्लेषण में वो ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं ना। वायुमंडल के साथ ऊंचाई के घनत्व में भिन्नता आती है ना, भिन्नता, सॉरी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, हाइट पे जाएंगे, एटमोसफेयर में क्या है, वायुमंडल में घनत्व की कमी आती जाएगी ना। ऊंचाई जाएंगे, कमी आती जाएगी ना। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, यह तेजी के साथ घटता है घनत्व ना। इस कारण क्या होता है, पहाड़ों पर जो पर्वतरोही ऊपर चढ़ते हैं तो क्या लेके चलते हैं अपने साथ? ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होती है, क्योंकि ऊंचाई पे वायुमंडल में घनत्व और ऑक्सीजन की मात्रा घटती चली जाती है, ठीक है। ये रहा आपका, इधर जल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया। ये तीनों को मिलाकर क्या हो गया? जीवमंडल ना, बायोस्फीयर, ठीक है। ऊपर जाते तापमान भी घटता है। हाइट पे चलेंगे यानी 165 मीटर हाइट पे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटेगा, ठीक है। जिस कारण क्या, हिमालय के ऊपर बर्फ जमा हुआ है ना। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। क्या? वायुमंडलीय दाब, क्योंकि मान के चलिए हिमालय पर हाइट पे है और वहीं अगर नीचे आ जाएंगे तटीय मैदान में तो वहाँ पे हाइट कम होगा, तो यहाँ पर प्रेशर कम होगा, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है।
वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है ना। और गतिशील वायु को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। जीवमंडल, बायोस्फीयर ना। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है, ठीक है, जहाँ पे जीवन मौजूद है ना। जीवों की बहुत सारी प्रजातियाँ सूक्ष्म जीव तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है, ठीक है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जीवमंडल प्राणियों के मुख्यतः दो भाग है ना। कौन से? जंतु जगत, पादप जगत। जंतु जानवर हो गया, मनुष्य भी हो गया जंतु जगत में, पादप में पेड़ पौधे आ गए, ठीक है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। मान के चलिए इस तरह पहाड़ है, यहाँ का पेड़ पौधा हम उड़ा देते हैं तो क्या होगा? अगली बार बारिश होगी तो यहाँ से मिट्टी खिसक जाएगा ना, भूस्खलन हो जाएगा और ये पहाड़ ढहने का कारण बन जाएगा। हाल में ही सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया, ठीक है। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है, क्योंकि जल दूषित हो जाता है ना। जल दूषित होने से केवल मानव के लिए नहीं, सभी जीवों के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। मोटर वाहनों से जो भी धुआं निकलता है क्या बोलता है, या चिमनी वगैरह से जो धुआं निकलता है वो वायुमंडल को प्रदूषित करता है। वहाँ पर सांस लेने में दिक्कत होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगेगी, जिस कारण पृथ्वी का टेम्परेचर और दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, ठीक है, अभी बताया ना। भूमंडलीय तापन इसे कहा जाता है। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो टेम्परेचर की भी मात्रा बढ़ेगी, जिस कारण ग्लोबल वार्मिंग होगा, भूमंडलीय तापन, ठीक है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। हमें अपने लिमिट के हिसाब से सभी चीज़ का यूज करना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य के लिए भी और अपने लिए भी एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना कर रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका एक चैप्टर समाप्त हुआ। और थोड़ा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। कौन सी पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करती है? यूराल। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका कैसे जुड़ा है? असल संधि से, पनामा असल संधि। वायुमंडल में किस किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन। पढ़ा ना, 78%, 21% ऑक्सीजन, बाकी 1% में सब आगे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन वगैरह। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों को बनाता है? ठोस चट्टान यानी स्थलमंडल, तो स्थलमंडल नहीं थलमंडल हो गया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, सेकंड में अफ्रीका, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार।